सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 40 है। इस वीडियो में मैं आपको डाटा सेंटर्स के बारे में बताने वाला हूं कि डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में डाटा सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, डाटा सेंटर किस तरीके के होते हैं, क्या स्टोर होता है वहां पे और कैसे डिजाइन होते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन डाटा सेंटर्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद डाटा सेंटर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पे जान लेते हैं व्हाट इज द डाटा सेंटर। तो डाटा सेंटर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक तरीके का सेंटर यानी एक तरीके का ऐसा जगह जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ ऐसा स्टोर होता है जहाँ पे उसका एक सेंट्रलाइज बन जाता है, एक हब बन जाता है कि यहीं पे आपका जो भी डाटा होगा वो स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा सेंटर यानी डाटा स्टोर होने की जगह। तो ये डाटा स्टोर कहाँ पे होता है? जैसे नॉर्मली अगर आप फेसबुक में अपनी फोटो अपलोड करते हो तो एक आपका जो फोटो है एक डाटा ही तो है, एक डाटा की फॉर्म तो है, उसका एक साइज तो है, वो कहाँ स्टोर होती है? वो फेसबुक पे ही तो स्टोर होती है। वो फेसबुक कहाँ स्टोर करता है उसे? उसकी पेन ड्राइव तो नहीं है कि फेसबुक जुकरबर्ग अपनी पेन ड्राइव लेके घूम रहा है और आपके फोन में, मतलब कैसे, ऐसा तो नहीं है। उनके खुद के सर्वर होते हैं, फेसबुक का एक सर्वर है। तो वहां पे जो फेसबुक का सर्वर है वो आपकी फाइल्स, जो पिक्चर्स हैं या जो भी आप पोस्ट करते हो अपनी, वो स्टोर करता है। तो वहां पे जो आपकी फाइल स्टोर हो रही है वो फेसबुक के सर्वर पे हो रही है। तो आपकी जो फेसबुक का सर्वर है वो कहाँ पे है? वो आपका एक रूम पे लगा होगा और उस रूम में उस फेसबुक के सर्वर की तरह 50 हजारों, आई थिंक बहुत सारे सर्वर लगे होते हैं। जैसे आपका एक सर्वर है, ये आपका सर्वर, आप इसे मान लो S1 नाम का ही सर्वर है। इसमें आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है कितनी? 100 टेराबाइट, मतलब 100 टेराबाइट का डाटा इस सर्वर में हम स्टोर करा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के एक रूम होगा, ये आपका रूम होगा और यहाँ पे आपके ये सर्वर इंस्टॉल होगा या फिर रखा होगा। तो इस तरीके का ये सर्वर आपका इस रूम में स्टोर होगा या रखा होगा, और ये सिंगल ही ऐसा सर्वर नहीं होगा जो इस रूम में स्टोर होगा। इस तरीके के इस रूम में कम से कम नहीं तो 500 सर्वर होंगे, 500 सर्वर होंगे। तो 500 सर्वर इस पूरे रूम में लगे होंगे और यानी टोटल नंबर ऑफ डाटा स्टोर करने की एक रूम की कैपेसिटी कितनी होगी? आप नॉर्मली 100 into 500 कर लो और जो भी आंसर आ रहा है टीबी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 100 into 500, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 50,000 टेराबाइट ऑफ डाटा एक रूम वहां पे हमारा सर्वर का इंस्टॉल कर देता है। तो इस तरीके के आप मान लो 100 रूम होते हैं एक डाटा सेंटर में, 100 रूम्स। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। 100 रूम होते हैं एक छोटे से डाटा सेंटर में, हो सकता है 1000 रूम हो। ठीक है, तो इस तरीके के आपके 10 डाटा सेंटर हो पूरे कैंपस में। तो इस तरीके का एक पूरा सिनेरियो होता है जहाँ पे आपके सेंटर्स लगे होते हैं। तो जो आपके सर्वर होता है वो आपका डाटा सेंटर में ही इंस्टॉल होता है, ये आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। तो डाटा सेंटर्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। दीज सर्विसेज इंक्लूड ईमेल के सर्वर होते हैं, जैसे जीमेल का सर्वर है, डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के सर्वर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपके फाइल के स्टोरेज के होते हैं, फाइल स्टोरेज वाले होते हैं। और जो भी आपका डाटा होता है, फेसबुक में भी आपकी पोस्ट होती है, वो एक तरीके का डाटा ही है जो स्टोर होता है, वो सर्वर के उनके होते हैं। वेब होस्टिंग सर्वर होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया GoDaddy जो लीज पे देते हैं, वो आपके होस्टिंग कौन से सर्वर होते हैं? वो वेब सर्वर्स होते हैं। और जो भी रिजॉल्व करते हैं क्वेरी, वो कौन से होते हैं? वेब सर्वर ही होते हैं। एप्लीकेशन होस्टिंग मैंने आपको बताया, गेमिंग सर्वर्स जो होते हैं, जैसे लाइव के स्ट्रीम के सर्वर होते हैं वो वाले। तो इन सभी तरीके के आपके खुद के इनके डाटा सेंटर्स होते हैं। जैसे आपके इनमें डाटा स्टोरेज में आपको मैंने फेसबुक का एग्जांपल दे दिया, वेब होस्टिंग में मैंने आपको GoDaddy का एग्जांपल दे दिया, ईमेल में आपको जीमेल का एग्जांपल मिल गया, एप्लीकेशन होस्टिंग में आपको स्ट्रीम का एग्जांपल मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके के आपके डिफरेंट तरीके के सर्वर होते हैं और इस तरीके के आपके डाटा सेंटर्स होते हैं। मैंने आपको बताया एक सर्वर होगा, उस सर्वर की अगर कैपेसिटी 100 टेराबाइट डाटा स्टोर करने की है और 500 यूजर को एक बार में देखने की है, तो इस तरीके के 500 सर्वर पूरे रूम में लगे होंगे। उस तरीके के हो सकता है 100 रूम हो पूरे डाटा सेंटर में और उस तरीके के 10 डाटा सेंटर हो पूरे उस कैंपस में। इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपके सर्वर इंस्टॉल होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक रूम होता है जहाँ पे आपके डिफरेंट तरीके के सर्वर लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैक सर्वर या ब्लेड सर्वर होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा,
और ये सारे आपके सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल होते हैं या वर्क करते हैं। आप देख सकते हो पूरा का पूरा रूम है, यहाँ पे एक लाइनअप ऐसा है जैसे आपने मॉल में देखा है ना, एक लाइनअप इस साइड होता है, एक लाइनअप इस साइड होता है। इस तरीके के लाइनअप इनके पीछे भी होंगे, इनके इस तरफ भी होंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे लाइनअप होते हैं एक पूरे रूम में, और इस तरीके का रूम होता है। एंड इनको मैनेज कौन करता है? नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, नेटवर्क मेंटेनेंस करने वाला या डेटाबेस इंजीनियर। तो व्हाट इज द डाटा सेंटर, एक बार और देख लेते हैं। डाटा सेंटर्स आर डिजाइन्ड टू हाउस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स सच एज सर्वर, राउटर, स्टोरेज, यूपीएस, कूलिंग यूनिट्स। ये सब पार्ट होते हैं आपके डाटा सेंटर्स का। ये सब आपके डाटा सेंटर में आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। अब कूलिंग यूनिट्स, कूलिंग चाहिए भाई, सुपर कंप्यूटर है तो कूलिंग डिवाइसेस भी लगेंगे उन्हें कूल रखने के लिए। एक नॉर्मल सा गेमिंग कंप्यूटर होता है आपके पास तो चार बड़े बड़े हवाई जहाज वाले पंखे लगे होते हैं, तब वो कूल नहीं रह पाता। तो ये तो फिर भी एक पूरा डाटा सेंटर है, तो उसके लिए कूलिंग डिवाइसेस। इवन यहाँ पे जो आप टेम्परेचर देखोगे ना, माइनस में देखोगे, माइनस में टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे जो डाटा इंजीनियर वर्क कर रहे होते हैं ना, जो अंदर नेटवर्क इंजीनियर होते हैं, वो आपके कोट पहन के जाते हैं, वो आपके जैकेट पहन के जाते हैं कि ठंड ना लगे। इतना यहाँ पे कूल एनवायरनमेंट होता है। यूपीएस गाइस, यूपीएस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहां पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी रीजन से चली गई तो वहां पे आपका पूरा का पूरा सर्वर ठप्प पड़ जाएगा, सर्विसेज ही नहीं जाएगी। गूगल का सर्वर है, वहां यूपीएस नहीं होगा तो जब भी पावर सप्लाई हटेगी तो गूगल पूरी दुनिया में बंद हो जाएगा, जो कि वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। यूपीएस इसीलिए लगा रहता है कि कभी किसी केस में पावर सप्लाई हट जाए तो यूपीएस से वो वर्क ले सके। स्टोरेज गाइस, स्टोरेज मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टोरेज के बिना तो कोई काम ही नहीं होता सर्वर पे। राउटर्स, कनेक्टिविटी इंटरनेट से प्रोवाइड करनी है, बाकी नेटवर्क से प्रोवाइड करनी है, राउटर लगेगा ही लगेगा। सर्वर मैंने आपको बता दिया, सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। Data centers have unique and typically large power requirements. Large power requirement होती है क्योंकि एक सुपर कंप्यूटर को चलने के लिए काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या काफी ज्यादा पावर कंजप्शन चाहिए होता है। और वहाँ पे बहुत सारे डाटा सेंटर्स में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होते हैं, तो काफी ज्यादा यहाँ पे कंजप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का या पावर का। They are often raised floor designed to accommodate the large amount of cable required. अब यहाँ पे बहुत सारी केबल्स होती हैं। अब देखो ये जितने भी सर्वर होते हैं ना, एक्चुअल में एक ही जगह पे वो कनेक्टेड होते हैं, एक जगह पे उनका गेटवे बनता है। 50 सर्वर लगे हैं ना, तो ये नहीं है कि वो 50 सर्वर अलग अलग तरीके की वायर्स से निकल के अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, नहीं, वो एक पॉइंट पे आके सब अपनी सर्विसेज कंबाइन करके एक ही वे में निकालते हैं। तो जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं गेटवे पॉइंट। अब वो गेटवे पॉइंट पे आपकी सारी केबल्स आके जुड़ती हैं, तो केबल्स उस गेटवे पॉइंट से पहले जो भी होती है तो सभी सर्वर्स पे जाती है, तो काफी ज्यादा केबल रिक्वायरमेंट पड़ता है। वहाँ पे सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो वो सब वहाँ पे वायर्स पे वर्क करते हैं, और वायर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पे वायर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप डाउन टाइम के बारे में जान लो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाउन टाइम क्या होता है, या डाउन टाइम हम क्या यहाँ पे इस टर्म से समझते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सर्वर्स होते हैं वो 4 टायर में आपके डाउन टाइम लेते हैं, जैसे आपका टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, तो इतने टायर में आपके ये डाउन टाइम लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ डाउन टाइम कैसे होता है। अब एक पूरे ईयर में, आप पूरे ईयर का एग्जांपल यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, पूरे ईयर का 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 डेज। तो उसमें टीयर 1 के जो सर्वर्स होते हैं वो 99.671% अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी 365 दिन में वो सिर्फ और सिर्फ 28 घंटे के लिए आराम करते हैं। 28 घंटे के लिए वो सर्वर कभी मतलब ऐसा आता है समय कि वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। टीयर 2 के आपके जो सर्वर्स होते हैं वो होते हैं 99.741% टाइम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग टाइम होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो कि निकलता है आपका 22 आवर्स। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 22 घंटे ऐसे होंगे उस साल में कि वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। टीयर 3 के कंप्यूटर्स 99.982% अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बाकी बचे हुए रिमेनिंग टाइम जो कि लगभग 1.5 घंटे का होता है वो अपना टाइम प्रोवाइड नहीं करते। इतने टाइम वो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, रीस्टार्ट होते हैं। इसके बाद टायर 4 के होते हैं जो 99.995% वर्क करते हैं, जिसमें आपका 26 मिनट का डाउन टाइम आता है, यानी इतने टाइम उनको पूरे साल में रेस्ट दिया जाता है, जितने टाइम में वो रीस्टार्ट होते हैं या रेस्ट कर लेते हैं या उनका जो भी मेंटेनेंस है वो हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल के बिजनेस कितना लॉस होता है अगर उनका सर्वर, कोई भी सर्वर, मतलब है तो उनके हजारों सर्वर, लेकिन एक सिंगल सर्वर जिनमें पूरा लोड हो रहा हो, पूरा लोड आ रहा हो, पूरी हिट्स आ रही है, वो अगर 1 मिनट के लिए अगर बंद होता है तो
1 मिनट में सिर्फ एक सर्वर से, हजारों सर्वर होते हैं गूगल के, ये नहीं कह रहा कि पूरा सर्वर बंद हो जाए, एक सर्वर, एक सिंगल सर्वर जिसमें पूरी हिट्स आ रही है, अगर बंद हो जाए तो हर मिनट गूगल को $5000 का नुकसान होता है, उसके उतने ही शेयर्स डाउन होते हैं। अगर 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो $3 लाख, इट मींस आपका 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान सिर्फ 1 घंटे के लिए एक सर्वर बंद होने पे हो जाता है, और हजारों सर्वर होते हैं गूगल के। तो समझो जितना डाउन टाउन यहाँ पे लिखा हुआ है इतना इन्हें चाहिए ही चाहिए। अब टीयर 1 में आपका कौन से सर्वर्स होते हैं, टीयर 2 के आपके कौन से सर्वर्स होते हैं, टीयर 3 में कौन से होते हैं, टीयर 4 में कौन से होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के सर्वर कौन कौन से होते हैं, और उनका डाउन टाइम मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इतना टाइम उन्हें रिक्वायर होता है पूरे ईयर में कि इतनी देर के लिए उन्हें बंद होना पड़ेगा या रिस्टार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे मैंने डाउन टाइम बता दिया आपको कि क्या होता है। तो यहाँ पे डाटा सेंटर वर्सेस क्लाउड, यहाँ पे डाटा सेंटर और क्लाउड में क्या डिफरेंसेस है ये भी एक बार छोटी सी एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका भी। तो डाटा सेंटर रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड नॉलेज, एक नॉलेज चाहिए कॉन्फ़िगर कैसे करनी है चीजें, कैसे बैकअप लेने हैं, कैसे काम करना है, पूरा यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। एक नेटवर्क इंजीनियर हायर करने पड़ेगा, इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे जैसे लाइक राउटर, मॉडेम, रिपीटर्स, ये सब चीजें लेनी पड़ेंगी, सर्वर लेने पड़ेंगे, सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, डिफरेंट चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट प्लस नॉलेज चाहिए होता है। ऑनर मेंटेनेंस, कंप्लीट कंट्रोल ओवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मेंटेनेंस चाहिए उनका, भाई चीज तो है तो उनमें कभी धूल भी जमेगी, कभी उनमें मेंटेनेंस भी चाहिए, कभी उनमें हमें कोई चीजें खराब हो जाती है उन्हें रिप्लेस भी करना होता है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस भी चाहिए। तो ये सब चाहिए, सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, हार्डवेयर में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर में अपडेट हो सकते हैं या हो सकता है वहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपके बैकअप लेनी हो, तो इस तरीके के आपके दोनों में ही होते हैं। हाईली कस्टमाइज, लेकिन यहाँ पे हमारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। जैसे आपके एक सर्वर है उसमें 500 टेराबाइट का स्पेस है और वहां पे वो पूरा स्पेस भर गया, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे एक नेटवर्क स्टोरेज मीडियम लगा दोगे, एक नया डिवाइस लगा दोगे, नेस लगा दोगे, जिससे आपके वहां पे काफी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। कंपोनेंट ऑफ अ क्लाउड, आपको जो डाटा सेंटर है ना वो एक कंपोनेंट है क्लाउड का, क्लाउड नहीं है लेकिन एक कंपोनेंट है क्लाउड का, बन सकता है क्लाउड का कंपोनेंट। अब ये मैं नहीं कह रहा कि क्लाउड में ही डाटा सेंटर आता है, कुछ डाटा सेंटर क्लाउड में जो सर्विस देते हैं वो कंपोनेंट होते हैं क्लाउड के, बाकी क्लाउड से कुछ सेंटर्स, डाटा सेंटर्स होते हैं जिनका कोई रिलेशन भी नहीं होता, जिनकी सर्विसेज क्लाउड तक है वो क्लाउड के कंपोनेंट होते हैं, और जिनकी नहीं है तो उनका तो रिलेशन ही नहीं है। तो अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सेल्फ सर्विस पे पर यूज। अब आपको यहाँ पे जो भी क्लाउड सर्विसेज में लेनी है तो वहां पे आपको यूज के हिसाब से पे करना पड़ेगा, यानी जितना यूज करोगे उतना पे करो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती या कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं होती जैसा आपका डाटा सेंटर में देखने को मिलती है। रिक्वायर्स नो स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन कंप्यूटिंग, यहाँ पे आपको क्या है, सिंपली क्लाउड का जो भी मीडियम है आप एक्सेस करो और अपने डाटा स्टोर करना चालू कर दो, इस तरीके का मीडियम होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ सॉफ्टवेयर में बैठे बैठे कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो। often represent outsourcing as a risk transference strategy, तो यहाँ पे रिस्क ट्रांसफरेंस स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आपके फिजिकल डिवाइसेस नहीं होते हैं तो यहाँ पे उतना ज्यादा यहाँ पे खतरा नहीं होता है कि आपकी ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी या ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो ये एक तरीके की सर्विस होती है क्लाउड, जिसके अंदर आपके डाटा सेंटर्स इनके खुद के भी होते हैं जहाँ पे इनका डाटा स्टोर होता है। तो क्लाउड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती हैं विदाउट ऐसे मीडियम के जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्लाउड के बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तब आपको क्लाउड के बारे में अच्छे से नॉलेज दे पाऊंगा। कंपोज्ड ऑफ मेनी डाटा सेंटर्स, तो डाटा सेंटर्स के अंडर आते हैं, ये कंपोज करता है उन्हें। तो गाइस क्लाउड के बारे में एक वीडियो मैं बनाऊंगा इस वीडियो को करने के बाद, तो क्लाउड वाली वीडियो एक बार देख लेना, तो एक क्लाउड से क्या होता है क्लाउड ये आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोग्राफ एक डाटा सेंटर की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जैसे ये पूरा का पूरा डाटा सेंटर का कैंपस है जो कि काफी हरी भरी जगह लगा है, जिसके किनारे आपकी एक नदी भी बह रही है। तो इस तरीके की लोकेशन होती है आपकी डाटा सेंटर्स की। तो यहाँ पे आप डाटा सेंटर देख सकते हो कितना बड़ा डाटा सेंटर है। ये नॉर्मल आई थिंक फेसबुक का डाटा सेंटर है जो कि आपका वर्जीनिया में है, वर्जीनिया में। और जो फेसबुक का डाटा सेंटर है मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ वर्जीनिया में नहीं है, आपका ऑकलैंड में भी है, बहुत जगह पे है फेसबुक का जो डाटा सेंटर है। तो ये एक छोटा सा डाटा सेंटर है आपका फेसबुक का। तो यहाँ कितने सारे सर्वर होंगे, कितना सारा यहाँ पे स्टोरेज होगा वो आप देख सकते हो कि कितना सारा होगा। तो इस तरीके से आपके डाटा सेंटर्स होते हैं, और ये आपके ऐसी प्लेस पे बनाए जाते हैं जहाँ पे ठंडक रहे, जहाँ पे आपका कूलिंग एनवायरनमेंट रहे, जहाँ वैसे ही ऑलरेडी इतनी ज्यादा हीट निकलती है तो हीट को एब्जॉर्ब करने की सारी कैपेबिलिटी वहां पे हो और कूलिंग कैपेसिटी काफी अच्छी हो उस जगह की।
एयर कंडीशनर पूरा लगा होता है, तो सब कुछ अच्छी फंक्शनलिटीज के साथ ये डाटा सेंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे डाटा सेंटर के कंपोनेंट भी देख लेते हैं। सर्वर क्रिएट हीट, बहुत ज्यादा हीट होती है, मैंने बताया आपको। हिस्टोरिकली सर्वर हैज बीन सस्पेक्टेबल टू हीट डैमेज, तो हीट से डैमेज हो जाता है। ये तो नॉर्मली कंप्यूटर में आपको पता ही है, नॉर्मल कंप्यूटर में जब पंखों की जरूरत होती है तो ये तो सर्वर है। अकॉर्डिंग टू जेम्स हैमिल्टन ऑफ अमेज़न, द एवरेज एग्जॉस्ट फ्रॉम सर्वर इज 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 115 डिग्री को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 2 फ़ारेनहाइट का 1 डिग्री होता है, आई थिंक। तो 50 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पे आपका हो जाता है, 50 से 60 डिग्री का, बहुत ज्यादा होता है। तो उनको कूल करने के लिए यहाँ एयर कंडीशनर्स होते हैं। तो आप नीचे भी देख सकते हो, पूरा का पूरा है। ऊपर आप छत में देख सकते हो, सभी एयर कंडीशनर के जो आपके एयर निकालने वाले जो सिस्टम होता है, जो आपका बाहर लगता है, एग्जॉस्ट कहते हैं जिसे, वो लगे हैं ऊपर छत में, और अंदर पूरे एयर कंडीशनर लगे होंगे। तो आप यहाँ पे देखो कूलिंग ऑप्शंस क्या है यहाँ पे। कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनिंग CRAC, जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी होता है ना, सेंट्रलाइज्ड, इस तरीके की एसी लगे होते हैं पूरे। लिक्विड कूलिंग भी होती है, तो आप यहाँ पे पीछे फोटोग्राफ में देख सकते हो। यहाँ पे जो रिवर्स होती है, इनके किनारे इनको लिया जाता है, नहीं तो यहाँ पे एक कैनाल लेके आई जाती है, या एक पूरा एक नहर लेके आई जाती है, जिससे यहाँ पे वाटर की भी कूलिंग की यहाँ पे फंक्शनैलिटीज होते हैं, जिसे हम कहते हैं लिक्विड कूलिंग। तो उससे भी हम यहाँ पे कूलिंग करते हैं। कई जगह पे आप देखोगे तो अगर डाटा सेंटर होता है तो वहां पे आपके कूलर्स भी लगे होते हैं। एयर साइड इकोनोमाइजर्स, अब ये एयर साइड इकोनोमाइजर्स क्या होते हैं? इकोनोमाइजर्स ये वो इकोनोमाइजर्स होते हैं जिससे आपके इको फ्रेंडली हो। अब जैसे प्लांट्स, अब प्लांट्स जहाँ पे रहते हैं, अब जैसे आप देखोगे, आप जंगल में जाओगे, आप नॉर्मल धूप के रास्ते में चल रहे हो, धूप लग रही है, तो आपको हो सकता है 45 डिग्री टेम्परेचर हो। वहीं आप उसी टाइम पे किसी जंगल के बीच से निकलोगे जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो वही 45 डिग्री का तापमान आपका 30-32 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इकोनोमाइजर्स भी होते हैं। यानी इकोनोमाइजर्स से यहाँ पे क्या मतलब है कि पेड़ पौधे भी होते हैं डाटा सेंटर्स के अंदर, जिससे एक नॉर्मल नेचुरल हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है नेचुरल वे में, एक नेचुरल ठंडक वहां पे होती है। तो इस तरीके के डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस होते हैं वहां पे कूलिंग प्रोवाइड करने के या ठंडक रखने के। तो यहाँ पे यूपीएस होता है, यूपीएस से पावर सप्लाई होती है। तो आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर का यूपीएस होता है या घर में जो इन्वर्टर होता है वो उस तरीके का यूपीएस नहीं होता है। यहाँ पे कंडीशनर्स पावर्स होती है और इस तरीके के फंक्शनैलिटीज होती है जिससे ये शट डाउन, फेल ओवर, इनिशिएट बैकअप या पावर फॉर लॉन्गर आउटेजेस, इन सबको अवॉइड कर पाए और शट डाउन, फेल ओवर, इन सब से बचा पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पे यूपीएस लगे हुए हैं। ये यूपीएस आपके ट्रक के बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े यूपीएस होते हैं, जनरेटर से भी बड़े बड़े। तो इस तरीके से यहाँ पे 24 घंटे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई मिलती रहती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। सो गाइस, आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई आपको इन्फॉर्मेशन डाटा सेंटर से रिलेटेड पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो डाटा सेंटर से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी क्वेरी सुझाव हो, क्वेश्चन नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स तक आ पाए। और इस कोर्स की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पे, कोर्स अभी तक एक्सेस नहीं किया है, नीचे प्लेलिस्ट है, जाओ एक्सेस करो और पूरी वीडियोस देखो ताकि नेटवर्किंग कोर्स में एक्सपर्ट बन जाओ। सीसीएनए जैसे कोर्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे। 404 क्या होता है, 409 क्या होता है, 511 जो हमारे ये एरर्स होते हैं वो कौन से किस टाइप के होते हैं, क्या से किससे क्या मतलब होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।